आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी पर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में, जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ 6 शिलालेख जो थे वो डिस्कस किए थे कि उनमें कौन कौन सी बातें जो है वो मेंशन की है। आज हम कंटिन्यू करेंगे सम्राट अशोक के 7वें शिलालेख के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वें शिलालेख में मेंशन किया गया है कि सब जगह सब संप्रदायों के मनुष्य निवास करें, क्योंकि वे सब संयम और आत्म शुद्धि चाहते हैं। तो 7वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने क्या लिखवाया है कि सभी संप्रदायों के लोग जो है वो सभी जगह पर निवास करें, क्योंकि वो सभी क्या चाहते हैं, मन की पवित्रता चाहते हैं, मन की आत्म शुद्धि चाहते हैं। और अगर हम बात करें 8वें शिलालेख की, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये शिलालेख रहता है और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 8वां शिलालेख जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा हमारे लिए, क्योंकि 8वें शिलालेख में ही सम्राट अशोक की धम्म यात्राओं के बारे में मेंशन किया गया है। अशोक जो थे, इन्होंने अब धम्म यात्राओं को शुरू कर दिया है। और कब शुरू किया गया है, तो आपने ध्यान रखना है, राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में। सम्राट अशोक ने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्राओं को शुरू कर दिया है। और साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि सम्राट अशोक सबसे पहले बोध गया की यात्रा पर गए थे। अब सबसे पहले बोध गया की यात्रा पर क्यों गए थे, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सबसे पहले सम्राट अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। और साथ ही साथ आप लोगों से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक ने कितनी रातें धम्म यात्राओं में व्यतीत की है। तो आपके पास आंसर वहां पर क्या होना चाहिए, 256, 256, यानी कि 256 रातें जो है अशोक ने धम्म यात्राओं में व्यतीत की है। यहाँ से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है, अशोक का जो 8वां शिलालेख है वहां पर धम्म यात्राओं का जिक्र किया गया है। सबसे पहले वो बोध गया की यात्रा पर गए थे, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके अलावा 256 रातें जो थी वो अशोक ने धम्म यात्राओं में ही व्यतीत की हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अशोक के 9वें शिलालेख के बारे में। तो 9वें शिलालेख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब ये धम्म मंगल क्या है, तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि बहुत सारे ऐसे उत्सव रहते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें विवाह शादियों की ही, तो यहाँ पर क्या होता है, महिलाएं बहुत सारे गाने गाती है। तो ये मेंशन किया गया है कि सारहीन मंगल गान गाने से बेहतर क्या है, धम्म मंगल है। अब ये धम्म मंगल क्या होता है, धम्म मंगल का मतलब है यहाँ पर ब्राह्मणों को, श्रमणों को दान दिया जाए, अहिंसा के नियमों का पालन किया जाए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की जाए, दास है उनके साथ भी बहुत अच्छी तरह से व्यवहार किया जाए, यही क्या है, धम्म मंगल है। तो इस शिलालेख में क्या बताया गया है कि सारहीन मंगल गान गाने से बेहतर क्या है कि धम्म मंगल किया जाए। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट यानी कि 10वें शिलालेख के बारे में, तो 10वें शिलालेख में क्या मेंशन किया गया है, तो 10वें शिलालेख में यश और कीर्ति की निंदा की गई है। और साथ ही साथ इसी शिलालेख में धम्म नीति की श्रेष्ठता पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं सम्राट अशोक ने। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक का वो कौन सा शिलालेख है जहां पर यश कीर्ति की निंदा की गई है। तो आपके पास आंसर क्या रहेगा वहां पर, सम्राट अशोक के 10वें शिलालेख में। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास सम्राट अशोक का 11वां शिलालेख। और 11वें शिलालेख में धम्म दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ पर धम्म दान से मतलब क्या रहेगा, वही कि ब्राह्मणों को दान दिया जाए, इसके अलावा दास है उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उदारता का व्यवहार किया जाए, और साथ ही साथ अहिंसा के नियमों का पालन भी किया जाए। तो इसी को यहाँ पर क्या बोला गया है, धम्म दान जो है वो कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा सम्राट अशोक का 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख को आपने सिर्फ एक वर्ड में यहाँ पर ध्यान रखना है, धार्मिक सहिष्णुता। सम्राट अशोक ने अपने धर्म को लेकर विचार जो व्यक्त किए हैं वो किए हैं 12वें शिलालेख में। यहाँ पर सम्राट अशोक ने कहा है कि आप दूसरे धर्म के या दूसरे धर्म के संप्रदायों से भी नई नई बातें सीख सकते हैं, उनसे भी आप नई चीजें सीख सकते हैं। तो इसी शिलालेख में क्या कहा गया है कि दूसरे धर्म से भी आप नए सिद्धांतों को जानें और वहां से भी सीखें। अगर आप किसी दूसरे धर्म की बिना किसी वजह के निंदा कर रहे हैं, तो वहां पर आप अपने ही संप्रदाय, अपने ही धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं। ये बात कहां पर मेंशन की गई है, तो अशोक के 12वें शिलालेख में। तो आपने ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक जो थे वो धर्म को लेकर सहिष्णु हुआ करते थे। हमारे पास
प्रूफ भी है। प्रूफ क्या है, तो जब हम आगे चलकर पढ़ेंगे बराबर की पहाड़ियों के बारे में, तो वहां पर हम देखेंगे कि सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों को दान में दिया था। और वो जो बराबर की पहाड़ियां थी ना, वो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दी गई थी, ताकि वो उन गुफाओं का प्रयोग जो है वो निवास स्थान के रूप में कर सके। तो यहाँ से खुद पता चल रहा है, हालांकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन वो जो गुफाएं दान में दी गई थी वो कौन से धर्म के भिक्षुओं को दी गई थी, तो वो आजीवक धर्म के भिक्षुओं को दान में दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक का जो 12वां शिलालेख रहेगा वो उनके धार्मिक सहिष्णु होने का प्रमाण रहेगा हमारे पास। और साथ ही साथ इसी शिलालेख में धम्म महामात्रों के साथ साथ स्त्रीध्यक्ष महामात्र और साथ ही यहाँ पर ब्रजभूमिकों की नियुक्ति के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि अशोक का वो कौन सा शिलालेख है जहां पर ब्रजभूमिक महामात्रों की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है या स्त्रीध्यक्ष के बारे में लिखा गया है। तब आंसर क्या होना चाहिए, 12वां शिलालेख हमारा आंसर होना चाहिए। अब आएगा हमारे पास सम्राट अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख और वो रहेगा 13वां शिलालेख। तो 13वां शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि 13वें शिलालेख में ही कलिंग वॉर के बारे में लिखा गया है। यहाँ से बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा शिलालेख है जहां पर कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, वहां पर सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में लिखा गया है। और ये जो 13वां शिलालेख है ये सबसे बड़ा लेख भी बताया जाता है। और 13वें शिलालेख को ही क्या बोला जाता है, शाहवाजगढ़ी संस्करण भी इसी को बोलते हैं। 13वें शिलालेख को ही क्या कहा जाता है, शाहवाजगढ़ी संस्करण भी कहा जाता है। इसके अलावा 13वें शिलालेख में ही सम्राट अशोक ने ये मेंशन किया है कि मैंने 600 योजन तक धम्म विजय की है। 600 योजन या फिर आपके पास ऑप्शन में क्या हो सकता है, 1500 मील भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि सम्राट अशोक ने ये कहा कि मेरे धम्म के नियमों का पालन जो है वो 600 योजन तक के क्षेत्र में किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों से पूछा जाए अशोक का वो कौन सा शिलालेख है जहां पर 5 विदेशी शासकों के नाम लिखे गए हैं, तब भी आंसर क्या रहेगा, 13वां शिलालेख रहेगा। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसी तरह से रहता है कि इनमें से कौन से विदेशी राजा है जिनका नाम सम्राट अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से 5 विदेशी राजा है जिनका नाम सम्राट अशोक के अभिलेखों में लिखा गया है। तो ये 5 विदेशी शासक कौन रहेंगे हमारे पास, एंटियोकस, टॉलेमी, एंटीगोनस, मैगस और अलेक्जेंडर। तो इन 5 शासकों के नाम आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं और ये कहाँ पर लिखे गए हैं, सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में लिखे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के बारे में ही, तो यहाँ पर दक्षिण के भी कुछ राज्यों के नाम लिखे गए हैं। और दक्षिण के कौन कौन से, चोल हो गए, पांड्य हो गए और ताम्रपर्णी हो गए। ताम्रपर्णी लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। ताम्रपर्णी किसे बोला गया है, श्रीलंका को बोला गया है। तो हमारे पास 2 शिलालेख रहेंगे ऐसे जहां पर दक्षिण भारत के राज्यों के नाम लिखे गए हैं। एक तो सम्राट अशोक के 2वें शिलालेख में और साथ ही साथ सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में भी दक्षिण भारत के राज्यों के नाम जो है वो लिखे गए हैं। इसके अलावा इसी शिलालेख में सम्राट अशोक ने क्या लिखवाया है कि जब एक अविजित क्षेत्र को जीता जाता है तब मानव जीवन में हत्या, मृत्यु, बंदी बनाना जो है वो अनिवार्य हो जाता है। ये बात कहाँ पर लिखी गई है, 13वें शिलालेख में ही लिखी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास रहेगा और लास्ट रहेगा 14वां शिलालेख। 14वें शिलालेख में क्या लिखा है सम्राट अशोक ने कि मेरा साम्राज्य बहुत विशाल है और इस साम्राज्य में मैंने बहुत सारे लेख उत्कीर्ण करवाए हैं और आगे चलकर भी मैं इसी तरह के बहुत सारे लेख लिखवाने वाला हूं। तो ये सारे अभिलेख मैंने इसलिए लिखवाए हैं ताकि जनता और आने वाले जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो इन सारे सिद्धांतों का, धम्म के सिद्धांतों का पालन कर सके। तो आपने ध्यान रखना है कि 14वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने क्या लिखवाया है कि ये सारे लेख इसलिए उत्कीर्ण करवाए गए हैं ताकि लोग धम्म के सिद्धांतों का पालन कर सके। तो ये कहां पर मेंशन किया गया है, सम्राट अशोक के 14वें शिलालेख में। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा इन 14 शिलालेखों से रिलेटेड।
14 शिलालेख हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन 2 ऐसी साइट्स रहेंगी हमारे पास, एक है धौली, एक है जौगड़, और ये दोनों जगह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब ये दोनों साइट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि धौली और जौगड़ से जो हमें सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हुए हैं ना, उनमें से 11वें, 12वें और 13वें इन 3 शिलालेखों के स्थान पर 2 पृथक शिलालेख जो है वो उत्कीर्ण करवाए गए हैं, जिनको क्या बोला जाता है? 2 पृथक कलिंग अभिलेख कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इन दोनों अभिलेखों के बारे में, जो पृथक कलिंग अभिलेख के नाम से जाने जाते हैं, क्या खास बात रहेगी इनमें? तो देखिए, एक है तोसली। तोसली जो है ये धौली के अंडर आएगा, और संपा की अगर हम बात करें तो ये जौगड़ के अंडर आएगा। प्रशासनिक केंद्र रहेंगे इनके ये, ठीक है। तो ये जो 2 पृथक कलिंग अभिलेख हमारे पास रहेंगे, ये तोसली और संपा के जो जिला अधिकारी हुआ करते थे, उनको एक तरह से आदेश दिया गया है सम्राट अशोक के द्वारा। अब क्या आदेश दिया गया है? तो अगर हम बात करें पहले पृथक कलिंग अभिलेख के बारे में, तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। पहले पृथक कलिंग अभिलेख में क्या लिखा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस तरह से मैं अपनी संतान के इहलौकिक और परलौकिक सुख की कामना करता हूँ, कल्याण की कामना करता हूँ, ठीक उसी तरह से मैं अपनी प्रजा के कल्याण की भी कामना करता हूँ। और ये बात कहाँ पर मेंशन की गई है? पहले पृथक कलिंग शिलालेख में की गई है। साथ ही साथ इसी शिलालेख में अनुसयान के बारे में भी लिखा गया है। अनुसयान के बारे में हम लोग पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने ये देखा था कि सम्राट अशोक ने अपने अधिकारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष में, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तक्षशिला और उज्जैनी के, तो इन दोनों इलाकों में प्रत्येक 3रे वर्ष में अनुसयान के लिए भेजा हुआ था। और इसी में सम्राट अशोक ने अपने अधिकारियों को ये आदेश भी दिया है कि मेरी जनता को बिना किसी वजह के ना तो परेशान किया जाए और ना ही बिना वजह के बंदी बनाया जाए। और ये सारी बातें जो है वो कहाँ पर मेंशन की गई है? तो पहले पृथक कलिंग अभिलेख में ये बातें जो है वो मेंशन की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें द्वितीय पृथक कलिंग अभिलेख के बारे में, तो इसी में भी क्या लिखा गया है कि सभी मनुष्य जो है वो मेरी संतान है। और साथ ही साथ इसी अभिलेख में सम्राट अशोक ने ये बात मेंशन की है कि सीमांत क्षेत्रों और साथ ही साथ अविजित क्षेत्रों, अविजित क्षेत्रों का मतलब क्या है यहाँ पर? कि ऐसे इलाके जो सम्राट अशोक के अंडर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सीमांत क्षेत्रों और अविजित क्षेत्रों, या अविजित लोग भी हम कह सकते हैं, लोगों में भी धम्म का संदेश पहुंचाया जाए और उनका विश्वास जीतने का अपने अधिकारियों को आदेश दिया हुआ है। तो यहाँ पर सम्राट अशोक ने क्या कहा कि जो इलाके हमारे साम्राज्य के अंडर नहीं आते हैं, हम वहां पर भी अपने धम्म का संदेश पहुंचाएं। और ये ऑर्डर दिया है सम्राट अशोक ने अपने अधिकारियों को। तो अगर हम बात करें द्वितीय पृथक कलिंग लेख के बारे में, तो यहाँ पर भी क्या मेंशन किया गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। और अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि जो अविजित क्षेत्र है वहां पर भी धम्म का प्रचार किया जाए, धम्म के सिद्धांतों को वहां पर पहुंचाया जाए। तो ये थे सम्राट अशोक के 14 शिलालेख। आई होप आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। बाकी हम डिस्कस करेंगे अशोक के स्तंभ अभिलेखों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।